आप याद करिए 29,500 गांव उत्तर प्रदेश के जो डॉक्टर अंबेडकर गांव के नाम से जाने जाते हैं, उनका समग्र विकास बहन मायावती जी ने करने का काम किया। वहां पर सीसी रोड बनाते हुए उसका पूरा विकास बहन मायावती जी ने किया था। 29,500 प्राइमरी स्कूल बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया था। 5,500 जूनियर हाई स्कूल बने थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया था। जब उन्होंने पहली उत्तर प्रदेश की अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। और इसी प्रकार से पूरे देश की पहली एक विकलांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से बहन मायावती जी ने बनाने का काम, जिसमें कि आज 22,000 से ज्यादा बच्चे विकलांगजन पढ़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश और विदेशों से भी आकर के वहां अपनी पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। बहन मायावती जी ने देने का काम किया। 23 नए जिले बनाए थे। 23 नए जिले बनाए। जब एक जिला बनता है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि पूरे जिले का विकास होता है, समग्र विकास होता है। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 75 अगर जिले आज हैं तो 23 जिले उसमें से देन जो किसकी है, बहन मायावती जी की है। उत्तर प्रदेश को बिजली जो कि 6,500 मेगावाट बिजली थी उत्तर प्रदेश की, अंधेरों में अंधेर प्रदेश कहलाता था, अंधेरा में घिरा हुआ प्रदेश कहलाता था। बहन मायावती जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में नए उद्योग लगा करके, नए बिजली घर लगा करके और उसको 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। बहन मायावती जी के कार्यकाल में सभी सुरक्षित थे, चाहे महिलाएं हो और चाहे वो किसान हो, चाहे वो टीचर हो और चाहे व्यापारी हो, सभी सुरक्षित रहते थे और सब अपने अपने काम करने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, आपने देखा किस तरीके से आते ही गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डकैती, फिरौती, लूटमार, बलात्कार, दंगे फसाद, ये सारे काम शुरू हो गए समाजवादी पार्टी की सरकार। और इसीलिए लोगों ने मन बना लिया कि इनको उखाड़ के फेंकना है। 1-2 नहीं, 134 दंगे उत्तर प्रदेश में कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। दंगे कराए जाते हैं, दंगे होते नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी की सरकार और इनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर के दंगे फसाद कराने का काम करती है, क्योंकि ये दोनों मिले रहते हैं। ये जानते हैं कि सामाजिक उत्पाद फैलेगा, आपस में लोग भिड़ेंगे तो इनका फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा। लेकिन अब इनका असली चेहरा लोग पहचान चुके हैं। लोगों ने देख लिया किस तरीके से सफाई में नाच गाना हो रहा था, वहां पर मुख्यमंत्री बैठ करके नाच गाना देख रहे थे और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में कैसे दंगे हो रहे थे, ये भी लोगों ने देखने का काम किया, कोई भूल नहीं सकता। और इसलिए इनका असली चेहरा आज सबके सामने आ चुका। और इसी सब चीजों से देख करके लोग परेशान होकर के महिलाओं के साथ में जिस तरीके से उनका उठना बैठना मुश्किल हो गया था, व्यापारियों के साथ में किस तरीके से छोटे छोटे व्यापारी भी फिरौती रोज देते देते थक गए थे। लोगों ने मन बनाया, लोगों ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बीच में आ गए। उन्होंने कहना शुरू किया घूम करके उत्तर प्रदेश में कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है तो हमारे साथ में आओ, हम तुम्हें वादा करते हैं। और इतने वादे किए कि वादों की छड़ी लगा दी। लोगों को वादे में कहा, महिलाओं से कहा कि तुम हमारे साथ में आओ, तुमको सुरक्षा देंगे, तुम्हें मुफ्त में गैस देंगे, तुम्हारे जो रसोई है उसका खर्चा हम 1/4 कर देंगे, क्योंकि महंगाई खत्म कर देंगे, हम महंगाई को नीचे लाने का काम करेंगे। महिलाओं ने इनको वोट दे दिया, लेकिन हुआ क्या? वोट तो दे दिया और आज के रोज क्या स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ में दुराचार हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार और दुराचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। इन्हीं की एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हर 2 घंटे में महिला के साथ में एक बलात्कार होता और दुराचार होता। यही सुरक्षा मांगी थी महिलाओं ने। डीजल और पेट्रोल के दाम 100 के पार करा करके
हर चीज की महंगाई बढ़ा दी, हर चीज महंगी हो गई। महिलाओं की रसोई बिल्कुल नीचे गिर पड़ी। उनका जहां पर अगर 100 रुपए में काम जो चलता था वो 500 में होने लगा, जहां 500 में होता था वो 2000 पहुंच गया, और जहां 1000 में था वो 5000 पहुंच गया। उनकी कमर तोड़ने का काम इन्होंने किया। बहन मायावती जी की सरकार थी, याद करिए किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा थी उस समय। कोई भी महिला, कोई भी लड़की, हम लोगों के परिवार की हो, कहीं की भी हो, अगर उसको जरूरत पड़ती थी घर से बाहर निकलने की तो वो सोचती नहीं थी, अगर रात के 12 बजे भी हो तो वो घर से बाहर निकल जाती। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि उसकी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता। और इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं। ये सब जहां कानून द्वारा कानून का राज होता, ये सभी को मालूम था कि बहन मायावती जी की सरकार में कानून द्वारा कानून का राज होता था। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अगर उनके अपनों ने भी, पार्टी के लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो चाहे वो आपको याद होगा 2007 में बहुजन समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। 15 दिन पुरानी सरकार थी और सरकार बनने के बाद उन्होंने अपना कानून अपने हाथ में लेते हुए बुलडोजर चला करके कुछ गरीबों के घर झोपड़ी गिराने का काम किया था, कब्जा करने की कोशिश की थी। बहन मायावती जी ने उनको अपने घर पे बुलाया, अपने निवास पे लखनऊ में बुलाया और वहीं पर हथकड़ी लगा करके 5 साल के लिए उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। और मैं तो जस्टिस गवाह था उस चीज का। कानून द्वारा कानून का राज पूरे देश में अगर कोई चलाना जानता है तो वो बहन मायावती जी हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को वादा किया, किसानों से कहा कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, तुम हमको वोट दे दो। किसान, भोले भाले किसान, उन्होंने जाकर के उनको वोट देने का काम किया, उनके ऊपर विश्वास करते हुए। लेकिन वहां पर क्या हुआ? उनकी आमदनी तो 2 गुना नहीं हुई, उनकी जमीन भी छीनने की योजना बना दी गई। किस तरीके से 3 काले कानून लगा करके एक किसानों को मजबूर करने के लिए कि वो ठेके में अपनी जमीन देने के लिए मजबूर हो जाएं। किसको दें? इन उद्योगपतियों को, उन्हीं बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिनके हाथों में पूरा देश बेचने का काम हुआ, जिनके हाथों में पूरी आपकी जितनी बनाई हुई संपत्ति थी, जो आपके टैक्सों से बनी थी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बिजली घर हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हवाई जहाज बनाने की कंपनी हो, और चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो बैंक हो, इन सभी चीजों को उन्होंने उनके हाथों में बेचने का काम किया। उन्हीं के हाथों में किसानों की जमीन भी ठेके में देने की योजना बनाई। किसान इनका इस चीज को समझ गया। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आंदोलित हुआ। 15 महीने तक आंदोलन करा और उसके बाद क्या हुआ? आंदोलन के दौरान में उनके 1-2 नहीं, 700 लोग, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने उसके बाद 4 किसानों को उन्होंने दबाने का काम, 4 किसानों को इन्होंने दबा दिया। उन्होंने गाड़ी के नीचे दबा करके उनको मारने का काम किया, उनकी हत्या कर दी। और किस तरीके से उसके बाद में मंत्री जी, जिनके लड़के उसमें लिप्त थे, और जिस तरह का खुलासा बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जब उनकी निगरानी में एसआईटी की कंपनी बैठी, तब उसने रिपोर्ट दिया कि ये तो षड्यंत्र के तहत में, सोची समझी नीति के तहत में इनको कुचल के मारने का काम किया। आज तक वो मंत्री उनके साथ में वही मंत्रालय में हैं, उनको हटाने का काम नहीं हुआ, उनको वहां से बर्खास्तगी नहीं की गई। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच ही ऐसी है, उनकी सोच ही इस तरीके की है। किसान उनके दिल में कहीं नहीं आता है। इसीलिए उन्होंने देखा, आपने अभी चलते समय 25 रुपए बढ़ाने का काम किया। जब सरकार जाने का समय आ रहा है, जब 5 साल तक रुपया नहीं बढ़ाया, 25 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाए, 5 रुपए सालाना के हिसाब से। और इसके पहले समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए थे, इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए। और वो भी अभी मिलेंगे नहीं, अगली सरकार जिसकी होगी उस समय मिलेगा। इन्होंने तो खाली कहने के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन बहन मायावती जी ने, उन्होंने तो कोई वादा नहीं किया था। उन्होंने नहीं कहा था कि हम 2 गुना आमदनी कर देंगे किसानों से। इन्होंने तो पार्लियामेंट में कहा था
इनके सभी नेताओं ने कहा था, लेकिन बहन मायावती जी के चूंकि दिल में किसान बसते हैं, जैसे हर गरीब बसता उनके दिल में, चाहे किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, और उसके बारे में 24 घंटे सोचती रहती हैं कैसे उसको बढ़ाया जाए। इसी तरह से किसान भी उनके दिल में बसते हैं। उन्होंने किसानों के लिए अपनी सरकार के रहते हुए 125 रुपया जो मिलता था गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल, उसको उन्होंने 250 रुपए बढ़ा करके और 2 गुना बढ़ा करके अपनी सरकार में करने का काम बहन मायावती जी ने किया था। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने जो नौजवान लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जिसके बारे में भी आपसे चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, उनसे कहा कि हम तुमको 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे, उसके बाद उनको भी धोखा देने का काम किया। उनको ये नहीं समझ में आया हमारे नौजवानों को ये नौकरी देंगे कहां से। ये उसी तरह का धोखा है जैसे 15 लाख रुपए इन्होंने कहा था हर एक के खाते में पहुंच जाएंगे, वो इन्होंने धोखा देने का काम किया था। इसी प्रकार से नौकरी देंगे कहां, जब जितने सरकारी जहां जहां पर नौकरियां होती हैं, जितने उपक्रम है सरकारी, उन सबको तो प्राइवेट हाथों में बेच दिया है, और जो प्रदेश की सरकारी उपक्रम है उसमें नौकरियां ठेके में देने का काम कर दिया है। अब ठेकेदारों के हाथ में दे दिया, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे जल निगम हो, चाहे ब्रिज कॉरपोरेशन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे जितनी भी नगर पालिकाएं हो, इस सब में जहां लाखों की संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी पाते थे, उनको खत्म करके इन्होंने ठेकेदारों के हाथ में दे दिया है। जहां 2000, 5000 और जितने दिन देना चाहें, नहीं देना चाहें तो नौकरी से निकाल के बाहर करने का काम करते हैं। आज ये स्थिति लाने का काम करते हैं। और इसीलिए जब नौजवानों ने इनका घेराव किया जाके विधानसभा में, तो उनको क्या मिला, जैसे टीचरों ने घेराव किया उसी तरह से नौजवानों ने जब घेराव किया उनको भी लाठियां मिली, उनके भी सर फोड़े गए किसानों की तरह, उनके सर भी लहू लुहान हुए। और जब उन्होंने कहा कि आपने हमारे सर क्यों तोड़े, हम तो अपनी मांग लेकर के आए थे, जिसका वादा आपने किया था, तो उनसे क्या कहते हैं कि हम नौकरी तो नहीं दे सकते, हम सलाह दे सकते हैं। क्या सलाह दी इन्होंने इन पढ़े लिखे नौजवानों से जो डिग्री लिए हुए थे, इंजीनियरिंग की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, उनसे कहते हैं कि जाओ तुम पढ़े लिखे हो, तुम पकौड़ा बेचो, जाके अच्छा पकौड़ा बेच लोगे, बना लोगे, इसलिए पकौड़ा बेचने का काम करो। पकौड़ा बेचना, ठेला लगाना, खुंचा लगाना, सब्जी बेचना, ये बहुजन समाज पार्टी कभी भी बुरा नहीं मानती है, क्योंकि हमारी पार्टी ही गरीबों के लिए बनी है, हमारी पार्टी ही इन्हीं के लिए लड़ती है, दिन रात इन्हीं के लिए काम करती है, लेकिन धोखाधड़ी नहीं करती है, धोखा देने का काम नहीं करती है, झूठे वादे करके और लोगों से वोट लेने का काम नहीं करती है, जिस तरह से इन्होंने करने का काम इन नौजवानों से किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये इतने झूठ बोलने में अगर कोई कंपटीशन पूरे विश्व में हो जाए कि कौन सी पार्टी और उनके नेता सबसे ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता के लोग नंबर 1 पर आएंगे, पहला इनाम पाएंगे झूठ बोल करके, झूठे वादे करने का। इन्होंने पूरे प्रदेश में दहशत फैला रखी, दहशत का माहौल फैला रखा है। इस तरह से दहशत फैलाई है, कहते हैं हम बुलडोजर लेके आ जाएंगे, बुलडोजर चला देंगे, आप लोग डर के रहिए, और नहीं डरेंगे तो हम रोक करके ठोकने का काम करेंगे। और फिर गिनती गिनवाते हैं कि देख लीजिए 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों का एनकाउंटर करा दिया हमने, तो 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग मौत के घाट उतार दिए गए। दलित समाज और ब्राह्मण समाज को तो ये अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, और पिछड़ा वर्ग समाज और अल्पसंख्यक समाज को तो डराने धमकाने का काम करते हैं, वो तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानने का काम। किस तरीके से दलित समाज की बेटी के साथ में इन्होंने किस तरीके से वहां पर आपने भी देखा हाथरस में किया कि उसका पहले बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद में उसका मृत शरीर जब घर वाले मांग रहे थे, उसकी मां रो रही थी, घर वाले रो रहे थे कि उसका मृत शरीर हमको दे दो, हम अंतिम संस्कार तो कर लें। अच्छा नहीं दे रहे हो तो हमको दर्शन करा दो अपनी लड़की के, लेकिन मना कर दिया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस चीज को देख रहे थे कि उसके शरीर को किसी भी प्रकार से उनके घर वालों को ना मिले। आप लोगों ने भी टेलीविजन में देखा, अखबारों में भी फोटो छपी, किस तरीके से टेलीविजन के सामने बैठ करके और जिला मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है हाथरस का, वो दृश्य देखने का काम मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे थे। और इतना ही नहीं, अपने पुलिस वालों से
कांस्टेबल को मजबूर किया कि जाओ तुम रात के 2:30 बजे और उसको झाड़ी में ले जा करके उसके मृत शरीर के ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके और उसको जलाने का काम करो। इतना घृणित कार्य जो उन्होंने करवाया वो सबने देखा, प्रदेश ने देखा, देश ने देखा और विदेशों में भी पहले पन्ने में छपने अखबारों में फोटो छपी कि किस तरह से एक दलित की बेटी के साथ में और उसके साथ में वहां पर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार में किया गया। लोगों ने ये सारे दृश्य देखे, लोगों ने वो भी देखा कि ब्राह्मण समाज जिसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, ये जिनका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं और खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उनको एक अलग से ब्राह्मण समाज के नाम से ही चिढ़ है। और इसीलिए आपने देखा कि कैसे कानपुर में जब सबको तो मार दिया, गाड़ियां पलटाई, गोली मार दी, लेकिन एक नवविवाहिता लड़की खुशी दुबे जो 1.5 दिन पहले, 1 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, दूसरे शहर से आई थी, उसका मेहंदी भी हाथ की नहीं छूटी थी, उसको भी उठा ले गए। उसके पति को तो गोली से मार दिया, उसको भी उठा ले गए और ले जा करके जेल में बंद कर दिया। 1.5 वर्ष हो गए हैं। पूरी पैरवी मुख्यमंत्री कार्यालय से होती है कि किसी भी प्रकार से ये जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर आना ही है तो इसका मृत शरीर जेल से बाहर आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से एक घर में काम करने वाली 2 महिलाओं को भी उठा ले गए, उसके साथ में 6 वर्ष की लड़की और 3 वर्ष का लड़का, उसको भी उठा करके जेल में ले आके बंद कर दिया उन महिलाओं के साथ में। ये काम कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया जो हैं वो लोग करवा सकते हैं। इस तरह का काम कोई और नहीं सोच सकता। किस तरह से रेणु शर्मा नाम की लड़की, नाम की महिला, हाथरस में उसका क्या दोष, एक राजनीतिक महिला थी, पूर्व प्रमुख थी, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हो गए और नाराज होने के बाद उसको ऊपर फर्जी मुकदमे करा करके उसको जेल में भेजने का काम किया। और उसके बाद जब उसकी बेल हो गई तो उसको 15 दिनों तक जेल से बाहर नहीं आने दिया। और क्यों नहीं, क्या किस कारण से? सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण थी। ब्राह्मणों से इतना दोष कि उनका बेल हो गई होगी, इसको जेल से बाहर मत आने देना। और जेल से कब बाहर आई वो? जब उसका मृत शरीर बाहर आया तभी वो जेल से बाहर आई, उसके पहले नहीं आने दिया। किस तरीके से वकीलों की खुलेआम हत्याएं हुई हैं। गोरखपुर में गोली मार दी गई, लखनऊ में मार दी गई, इलाहाबाद में मार दी गई, कानपुर में मार दी गई। इनके यहाँ सुरक्षित कौन है? कौन सुरक्षित है इनके यहाँ? किस तरह से अध्यापकों के ऊपर लाठियां चलाई गई। वो तो अपनी मांग लेकर के गए थे लखनऊ में, उनसे इन्होंने वादा किया था कि हम तुमको मान दे देंगे वित्त विहीन अध्यापकों से और अध्यापकों से जिनकी नौकरी के लिए उन्होंने इनके यहाँ आवेदन दिया था, उनको उन्होंने लाठियों से स्वागत किया, उनका सर फोड़ दिया। पहले तो वोट लिए थे उनके कि हम तुमको देंगे, समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया है, हमारे साथ में आ जाओ, हम तुमको वोट देंगे। जब सरकार बन गई, 4.5 वर्ष हो गए, कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने भी विधानसभा में घेराव किया। तो जब घेराव किया तो वही लाठियां, वही डंडे और वही सर फोड़ने का काम। एक महिला ने तो उसमें से अध्यापक जो थी उसने जा करके और अपना सर मुड़ा दिया विधानसभा के सामने। तो उनसे पूछा मीडिया के लोगों ने कि तुम महिला हो, तुमने सर क्यों मुड़ाया? तो उसने जवाब दिया कि हम तो इस सरकार का सामूहिक जो है आज इनका अंत कर रहे हैं, इनका हम दिखा रहे हैं सामूहिक रूप से सर मुड़ा करके कि अब इनकी अंत्योष्टि निश्चित है और उसको हम करने का काम करें। उसके बाद अगले दिन मुख्यमंत्री जी कितना नाराज हो गए। इस वक्तव्य को सुनने के बाद, देखने के बाद इतना खफा हो गए कि उन्होंने क्या कहा और क्या बोल गए। उन्होंने कहा ये तो अध्यापक लोग हैं, इनकी तो ऐसी दुर्दशा होनी ही चाहिए, क्योंकि अध्यापक कौन बनता है? बोले अध्यापक वही बनता है जिसने पिछले जन्म में दुष्कर्म किए होते हैं, पिछले जन्म में पाप किए होते हैं, वो इस जन्म में अध्यापक बनता है। हम सब लोगों को पढ़ाने वाले कौन लोग हैं? अध्यापक हैं। जितने लोग आज नौकरी पेशा में हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़ाने का काम किसने कराया? इन्हीं अध्यापकों को ने कराया, जिनको कि पिछले जन्म का पापी घोषित करने का काम हमारे प्रदेश के मुखिया ने करने का काम किया। ऐसी सोच। और इनको जब हम लेकर के हमसे मिले आकर के, उसके बाद हम इनको बहन मायावती जी के पास ले गए।
उनके कुछ लोग जो मुखिया लोग थे ले गए। उनकी बात सुनने के बाद बहन मायावती जी ने कहा कि निराश मत होइए, हम भी अध्यापक रहे हैं, अध्यापकों के बारे में मुझसे अच्छा कौन जानेगा, और मैं आपकी तकलीफों को भी समझ सकता हूं, और आप परेशान मत होइए, हमारी सरकार बनने दीजिए। सरकार बनते ही पहला जो हम कार्य करेंगे वो अध्यापकों को उनका न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करने का काम करेगी। उन्होंने इस बात को कहा। बहन मायावती जी ने जो ये बेरोजगार युवक घूम रहे हैं उनसे भी उन्होंने 9 अक्टूबर 2000 अभी इसी साल में 21 में उन्होंने जब 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे लखनऊ में बहन मायावती जी को सुनने के लिए मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि में, तो वहां पर जब इकट्ठा हुए थे तो वहां उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अब की बार हमारी सरकार बनेगी, हमारा पहला जो कार्यक्रम होगा, मुख्य कार्यक्रम, पहली जो हमारी प्राथमिकता होगी वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को और जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी बेरोजगारी दूर करने की होगी और उनको रोजगार देने की होगी। कानून व्यवस्था तो अपने आप ही संभल जाती है। जैसे ही वो ओथ लेती है, ओथ लेना छोड़िए, जैसे ही सरकार बनने की घोषणा होती है पूरे प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज अपने आप स्थापित हो जाता है। तब किसी भी पुलिस वाले को बंदूक दिखानी नहीं पड़ती है, तो छोटे से एक डंडे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप उत्तर प्रदेश का कानून का राज अपने आप स्थापित हो जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ जाता है कि बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली है और मुखिया बनने वाली है। भाइयों, आपको इसका जो ये चेहरा है, असली चेहरा आपको समझने की जरूरत है। किस तरह से इन्होंने धोखा देने का काम किया है, और खाली एक सभी के साथ में नहीं किया है, इन्होंने टीचरों के साथ साथ इन्होंने अन्य समाज के लोग जिनको नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिलनी थी उसको न देना पड़े, उसका भी एक षड्यंत्र के रूप में बनाया। चाहे वो टीचरों का भी जो आपने देखा कि 50 लाख से ज्यादा लोगों से आवेदन पत्र भरवाया और हर आवेदन के साथ में सैकड़ों रुपए लिए, इनके पास तो करोड़ रुपए पहुंच गए। और उसके बाद जब इम्तिहान देकर के बाहर निकले, आपने भी देखा किस तरह से लड़के लड़कियां नौजवान बैठ करके रो रहे थे, कह रहे थे हम इतने महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे इम्तिहान की, और लेकिन जब इम्तिहान दे करके बाहर आए तो बताया गया कि अब तो पर्चा लीक हो गया है, इम्तिहान कैंसिल हो गया टीएट का। ये खाली पहला नहीं है, पेपर लीक करने का इनका एक तरीका है, एक षड्यंत्र है कि नौकरी न देनी पड़े। 2007-17 में याद करिए, सब इंस्पेक्टर का जो इम्तिहान होने वाला था उसमें भी पेपर लीक हो गया था। इम्तिहान के बाद पेपर लीक हो जाता है। जब यूपी जो बिजली घर यूपी पीसीएल 2018 में उसका इम्तिहान हो गया, पेपर लीक हो गया। 2018 में अधीनस्थ सेवा का जब इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया। 2018 में स्वास्थ्य विभाग का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया। 2018 में नलकूप चालकों के लिए इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया। 41,520 सिपाही की भर्ती का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया। बहन मायावती जी ने 2 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती करी, कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 1,10,000 सफाई कर्मियों की पेपर लीक नहीं हुआ। 2 लाख अध्यापकों की नियुक्ति की, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि नौकरी देने की मंशा थी। इनकी तरह नहीं, 59,000 शिक्षक आज भी आंदोलित हैं और बैठे हुए धरने पे लखनऊ में रोज मार खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका भी पेपर लीक हो गया था, उनकी भी नौकरियां चली गई। 2021 में बीएड का पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया। पीएड का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया। और अक्टूबर में सहायता प्राप्त स्कूल जो स्कूल है, प्रधानाचार्य है, वहां टीचरों के जो इम्तिहान हुए उसका भी पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक कैसे होता है? जब सरकार बैठी हुई है, पहले क्यों नहीं पेपर लीक हो रहे थे बहन मायावती जी की सरकार में? तो इसके पीछे भी बड़ा भारी षड्यंत्र है कि नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए पेपर लीक करा लो और इम्तिहान भरने के नाम पे पैसा जमा करवा लो और उसके बाद अपनी तिजोरी बढ़ने का काम। तो इसलिए भाइयों, आपको इनके बारे में समझने की जरूरत है। या अभी फिर बीच में आपके आएंगे, धर्म के नाम पे आएंगे, कभी धर्म के नाम मुखौटा लगा करके आएंगे, कभी देश की बात करेंगे, कभी सुरक्षा की बात करेंगे, फिर से वादे करने का काम करेंगे। लेकिन अब की बार सतर्क रहने की जरूरत है। और खुशी की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 23 जुलाई से हम निकले हैं, 23 जुलाई से आज 5 महीने पूरे हो चुके हैं, 6ठा महीना चल रहा है, हर जिले में जा चुके हैं।
हर मंडल स्तर पर जा चुके हैं और अब सुरक्षित सीटों पर जा रहे हैं। सुरक्षित सीटें 86 हैं उत्तर प्रदेश में। 84 में जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था और भाईचारा बनाने का काम किया था उसने, और दलित समाज के साथ भाईचारा बनाया था, जिसको कि सोशल इंजीनियरिंग का नाम पूरे देश में दिया गया था, तो उस समय आपने नतीजे जो आए थे देखा था। और क्यों नतीजे आए थे? क्योंकि ब्राह्मण समाज 14% उत्तर प्रदेश में है और 23% दलित समाज है और 30% के ऊपर चुनाव जीते जाते हैं। खाली दलित समाज और ब्राह्मण समाज मिलकर के ही ये लोग 40% के पार कर जाते हैं, और फिर उनके साथ में तो पहले से ही हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो जब वो जुड़ जाते हैं तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने से रोक सके। और 2017 में जिस तरह से हमने सरकार बनाई थी, अब की बार जिस तरह से प्रदेश में घूम के आए, ब्राह्मण समाज के बीच में पूरे 75 जिलों में हमने कार्यक्रम किए, और अब हम जो है रिजर्व सीटों पे जा रहे हैं। अगले 5 दिन हमारे और कार्यक्रम है, और जिसको कि 31 तारीख को खत्म होंगे, जो कि अभी चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोग उत्साहित होकर के और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और इनके बुलडोजर जो धमकाने के लिए दिखाते हैं, उन बुलडोजरों को इन्हीं की तरफ मुंह घुमा करके इनकी सरकार की तरफ बुलडोजर चलाने का काम करने के लिए अब की बार तैयार है कि बुलडोजर चला करके इनको अब की बार इनकी सरकार खत्म करने का लोगों ने जो संकल्प उठाने का काम किया है, उसमें हमें पूरा विश्वास है। और खास तौर से हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो भाई बहन हैं, वो इनका असली चेहरा पहचान चुके हैं। 2003 में उन्होंने देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। सबको मालूम, सबको याद है कि किस तरह से 37 MLA भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे विधानसभा के, उन्होंने एक असंवैधानिक आदेश पारित करके और उनको जोड़ने का काम, उनका विलय करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में किया था। वो सभी को याद है, और कांग्रेस पार्टी ने उसमें अपना समर्थन देकर के सरकार बनाई थी। लेकिन अभी की 3 दिन पुरानी तस्वीर तो हमारे अल्पसंख्यक समाज के कुछ हमारे लोग जो मित्र हैं, उन्होंने ही भेजने का काम किया। उन्होंने कहा जो आप कहते थे कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, उसका उजागर तो इस तस्वीर में हो रहा है। जरा आप भी देख लीजिए। उस तस्वीर को आपने भी देखा, आपने सोशल मीडिया में भी देखा, टेलीविजनों में भी देखा, अखबार में भी देखा, किस तरीके से RSS के मुखिया, इस देश के मुखिया, जो कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनकी अन्य संस्थाएं हो, उनके ऊपर उन्हीं का जो है कंट्रोल रहता है। उन्हीं के जबरदस्त में चलते हैं सब। किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया और मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ में एक साथ बैठ करके एक सोफे में आपस में गलबैयां कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, और कैसे योजना बना रहे थे इस चुनाव के लिए कि अब कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे तुम्हें भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। और उनके सामने केंद्रीय मंत्री नतमस्तक थे, ये सभी ने देखा है। और इससे इनका असली चेहरा कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू, ये तो साबित होता ही है। लेकिन ये मिले हुए हैं और मिल करके ये अपनी योजनाएं बना रहे हैं, ये अब किसी से छुपा नहीं रह गया। तो इसलिए भाइयों, आपको भी इनका असली चेहरा ध्यान में रखना है चुनाव के समय, और लोगों को भी ध्यान में दिलाना है। और जो संकल्प लेने के लिए आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस संकल्प को लेकर के जाना है, जिस संकल्प को आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी गए हैं लोगों ने लेने का काम किया है। और वो संकल्प क्या है कि अब की बार हम सरकार अपनी खुद की बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे, गरीबों के लिए बनाएंगे, किसानों के लिए बनाएंगे, महिलाओं के लिए बनाएंगे, नौजवानों के लिए बनाएंगे, बेरोजगारों के लिए बनाएंगे। और हम जो छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, जो आज जिनके उद्योग बंद हो रहे हैं, उनके लिए बनाने का काम करेंगे। जिन्होंने कोरोना में 500 किलोमीटर चल करके पैदल दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर वापस आने का काम किया था, उनकी मौतें हुई थी। सैकड़ों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग मर गए उत्तर प्रदेश में। ऑक्सीजन की कमी से मर गए, उन्होंने डॉक्टरों की कमी से मर गए।
तो ऐसी स्थिति जहां पर जलाने की जगह न मिले, दफनाने की जगह नहीं मिली, लोगों को नदी में, गंगा नदी में बहाने का काम किया, बालू में दबाने का काम किया, और लेकिन जहां पर जानवरों ने उनको नोच खसोट करने का काम किया, जो कि हम लोगों ने भी दृश्य, घिनौना दृश्य देखा हम लोगों ने, वो सब हम लोग नहीं भूल रहे। तो इनको खत्म करने के लिए अगर सरकार बनानी है, ऐसी सरकार बनानी है जहां इस तरह के दृश्य न देखें, जहां पर 300 करोड़ रुपए अपने ऊपर तो हर महीना खर्चा कर रहे हैं, हर अखबार जो खोलेंगे उसमें उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, और तस्वीर दिखाते हैं, वो तो खुद ही कहते हैं, मुखिया इस प्रदेश ही कहते हैं, हमारा चेहरा देख लो तो तुम अपने आप डर जाओगे और सहम जाओगे और घबरा के बैठ जाओगे, वरना तो बुलडोजर भी खड़ा है और हमारे लोग भी तैयार हैं, रोक करके ठोकने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए चेहरा आजकल आप देख रहे हैं कि अखबार का जो पन्ना भी खोलिए उसमें उन्हीं का चेहरा दिखेगा, वही दिखेंगे, और 300 करोड़ रुपया इसके लिए महीना खर्चा करते हैं, खाली उसी में इस सरकार की उपयोगिता दिखाते हैं कि हम कितने उपयोगी हैं, जमीन पर नहीं दिखाते हैं, यहां पर कोई कार्य नहीं करते हैं। अगर ऐसे ही होता, यही रुपया खर्चा कर दिया होता अस्पतालों में, डॉक्टरों में, दवाई में, ऑक्सीजन में, तो लाखों के लाख की संख्या में जो लोग मरे थे वो नहीं मरते। जो स्कूलों में लड़कियों को सड़ा खाना मिला और उसकी वजह से बीमार हो गई सैकड़ों की संख्या में, वो व्यवस्था नहीं होती।